दोस्तों, ये डू द बाइस की अंतर्गत हम ये वीडियो बना रहे हैं। पिछले दिनों लगातार ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लगातार सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष के लिए स्पेस है। वही पक्ष है जो कह रहा है, वही सच है। हाँ, न खाता न बही, जो मैं कहूँ वही सही। और फिर बाकी लोग कुछ बेचारे, जो ऐसे पत्रकार जो कि इस राजनीतिक विचारधारा की वजह से बेरोज़गार हो गए, क्योंकि वो उनके साथ तालमेल नहीं बिठाना चाहते थे। उनके कुछ यूट्यूब चैनल हैं, उस पे है ये बात। मगर आम लोग बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि दूसरा पक्ष क्या है। तो डू द बाइस नाम से हम ये जो कर रहे हैं कार्यक्रम, इसमें हम ये बात रखेंगे कि ऑफ कोर्स ठीक है, आप हमको एंटी बीजेपी मान लीजिए, एंटी राइट विंग मान लीजिए, कांग्रेसी मान लीजिए, लेफ्टिस्ट वामपंथी मान लीजिए, है ना, मुल्ला मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये विचार है और रहेगा। आज का टॉपिक है आर्यन खान की गिरफ्तारी। इस पूरे मामले पे आप नज़र करेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उनमें से कुछ बातों पर अभी हम गौर करेंगे। नंबर एक है फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस पर राइट विंग की नज़र, उस पैसे को हथियाने की कोशिश। नंबर दो है कि महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस और जो आपका शिवसेना है, इसकी सरकार को अस्थिर करना, बदनाम करना, इसकी कोशिश। तीसरी चीज़ है कि एक मुस्लिम स्टार को मिलाइन करके, वो स्टार जो इतनी आसानी से आपसे सलाम दुआ ज़रूर रखता है, आपसे मतलब बीजेपी और राइट विंग विचारधारा वालों से, मगर वो आपके सामने झुकने से इनकार करता है। वो आपके विरोध में भी नहीं आता सामने, जिसका मेरे जैसे लोग कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, मगर वो अपनी स्पाइन शो ज़रूर करता है। तो उसको आप मिलाइन करना चाहते हैं। इस बहाने आप अपने उस छोटे से पॉकेट को, जो कुछ लोग इस तरह के हैं जिनको कि मुसलमानों के प्रति हेट से खुशी मिलती है, उनको एड्रेस करना चाहते हैं। प्लस जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, जो अपने विचार नहीं बनाते, अभी तक नहीं बना पाए हैं, उनको आप प्रभावित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते होती हुई तीन बातें: बॉलीवुड के पैसे पर नज़र, महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर, और शाहरुख खान को मिलान करते हुए पूरी उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी। एक एक करके इस पर बात करते हैं। तो ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि पिछले कुछ साल से, ख़ास तौर से जब से महाराष्ट्र में ये सरकार बनी है अपने उद्धव ठाकरे जी की, तब से हो क्या रहा है कि जितने भी नशे को कर्ब करने, कंट्रोल करने के लिए एक्ट है, और जो उसके लिए विशेष एक संगठन बनाया गया है जिसका काम है एनसीबी, जिसको हम कहते हैं, उसकी गतिविधियां तेज थी और वो अपना काम कर रहा था। मगर उस काम में राजनीतिक एंगल आया है। पिछले दिनों सुशांत सिंह का केस पूरे बिहार चुनाव के दौरान ऐसा रचाया गया कि सुशांत सिंह को बिल्कुल बेचारा बना के पेश किया गया, और उनके साथ वो खड़े हो गए खुद और विरोध करना शुरू किया कि अब सुशांत सिंह के सब विरोधी हैं, जितने भी स्थापित कलाकार हैं, वहाँ की जो सरकार है, यानी जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, वो भी, और लिबरल, कांग्रेसी, मुल्ले, ये सब विरोधी हैं। तो अब ये चीज़ जो शुरू हुई, इसकी पे आप अगर नज़र डालेंगे तो पिछले दिनों यही समीर वानखेड़े और इनकी टीम ने लीड किया एनसीबी की, और सुशांत सिंह केस में लोगों को पूछताछ के लिए बुलवाया। पूरा बॉलीवुड में हड़कंप मचा दिया। बॉलीवुड में जो लोग हैं वो कलाकार होते हैं, कैसे भी हों, नशा करते हैं नहीं करते हैं अभी ये बात नहीं हो रही, मगर वो अपनी छवि को लेके बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। वो अपनी कला को लेके, अधिकतर लोग उसमें कलाकार होने के नाते थोड़ा इमोशनल होते हैं, वो ज़्यादा दन फन में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो वो तमाम लोग डर गए, घबरा गए, उनके बीच में दहशत फैला दी गई, और वो दहशत का एक एपिसोड पूरे
बिहार चुनाव समाप्त हो जाने तक जारी रहा। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो राइट विंग के हैं, जिनका काम ये है, जिनकी फंडिंग ये है। आप उनको बिल्कुल देख सकते हैं, आप कहेंगे तो हम उनका नाम भी लेंगे। अभी हम अवॉइड करना चाहते हैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। तो ये सुशांत सिंह राजपूत के केस को हम और तुम बना दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत को उनकी ज़िंदगी के किसी कष्ट के दौरान इनमें से कोई लोग कभी साथ नहीं रहे। ना उन्होंने उनको फिल्में दी, ना उनकी फ़िल्मों को अप्रिशिएट किया। अगर उन्होंने अप्रिशिएट किया है तो क्या काई पोचे की स्टोरी में और उनके द्वारा प्ले किए गए रोल से सहमत हैं? तो ये नहीं चलेगा कि भगत सिंह कह के आप कहें कि हम भगत सिंह के बड़े समर्थक हैं, और जब भगत सिंह कहें कि इस कट्टरवादी है ना राइट विंग पॉलिटिक्स के मैं विरोध हूँ, तो उस चीज़ को गोल कर जाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत एक बेहद ज़बरदस्त एक्टर थे। उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी अच्छी गुजारी, और जो तथ्यों से साबित हुआ कानूनी तौर से कि उन्होंने फिर आत्महत्या करी, उसमें जब साजिश निकल आएगी हम उसको भी मान लेंगे। तो वहाँ से ये मामला शुरू हुआ। फिर ये चीज़ उस दौरान इन लोगों को समझ में आई कि हाँ यार, इसमें पोटेंशियल है। अब समीर वानखेड़े जैसे लोगों को, जो कि एक अधिकारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहे होंगे, मगर उनके ऊपर भी अब आरोप लगातार लग रहे हैं। उनकी सहायता से कौन लोग? बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे, पुणे से फरार लोग लगातार लगा दिए गए। अब होता क्या है, इसको अगर आप जाके फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर राइट विंग के लोगों के आप वीडियोस देखेंगे, और अगर आप किसी तरह से, मैं तो मुस्लिम हूँ तो मेरे लिए शायद ये मुमकिन नहीं होगा, पर अगर आप हिंदू हैं और आप इनके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँच जाएंगे तो देश में होने वाले धमाल की खबरें उस पर आपको पहले ही मिलेंगी। ये मैं अपने विश्वस्त दोस्तों के दम पे कह रहा हूँ, जो उस तरह के लोगों के बीच में हैं और ये भी जानते हैं कि वो गलत हो रहा है। तो ये माहौल चला और पूरा 3-4 हज़ार लोग उस क्रूज़ पे थे। एक बड़ी फैशन ग्रुप द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में ये बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, और ये हैं एनसीबी के इन्फॉर्मर। वाह 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 वाह। लगातार वानखेड़े साहब के ये इन्फॉर्मर बने रहते हैं पिछले भी कई केसों में, और उनमें से एक व्यक्ति पूना से अपराध करके फरार दिखाई देता है, वो शायद अभी भी फरार है। तो जब ये दिखा तो ये समझ में आया उन लोगों को, ट्रैप तो कर ही रहे हैं वो, कि ये आर्यन खान जाने वाला है वहाँ पे। बस तो फिर क्या था, उस 3-4 हज़ार लोगों में से क्रूज़ पे पहुँचते हुए आर्यन खान को ट्रैप किया गया। मुनमुन धनेजा अपने कमरे में थी, उनके पास जिस कमरे में थी उसमें 2 और लोग थे, और वहाँ पे फर्श पे मिला जो आइटम, जिसको एनसीबी कह रही है, मैं आइटम ही कहूँगा जब तक वो पूरी तरह से साबित ना हो कि ये नशावर चीज़ है। दूसरी चीज़, जो दूसरा बंदा है उसके पास से मोज़े में चरस निकलने की बात कही जा रही है, और उसकी क्वांटिटी कुछ ऐसा 6 ग्राम ऐसा कुछ कही जा रही है। अरबाज मर्चेंट। आर्यन खान क्रूज़ पे चढ़ रहा था। अब ये 2 लोग तो सपोर्टिंग कलाकार की तरह लिए गए हैं इस स्टोरी में, और इसके लिए आर्यन खान को मेन विलेन बनाया गया। उनके पास से कोर्ट में भी जो हलफनामा दिया है, जिसको पंचनामा कहते हैं, उसमें कोई बरामदगी नहीं दिखाई गई। और उस दौरान जब उसको लाया गया आर्यन खान को, तो वही बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी कहूँ मैं, वो उसको लेके आ रहे थे। एनसीबी के ऑफिस में एनसीबी के अधिकारी हो गए। इसमें अंदर आके वो सेल्फी भी खींचते हैं। तो समीर वानखेड़े जी के पिछले कई रेड में उन्हीं लोगों का उनके इन्फॉर्मर होना, और उसके बाद आगे चलकर इस केस में उसका आर्यन खान को एनसीबी के ऑफिस में ऐसे लेके आना कि जैसे वो एनसीबी अधिकारी हो, जिस पे एनसीबी को अपनी सफाई देनी पड़ गई कि भैया वो हमारे कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है वो। तो इस पे नज़र आप जब डालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ट्रैप है। और फिर इसके साथ अदालतें फैसले करती हैं
कुछ दबाव में और कुछ उपलब्ध साक्ष्य और तथ्यों के आधार पे, और एनसीबी को 2003 के आसपास बहुत अधिकार दिए गए और उसको सशक्त बनाया गया। तो उसके हिसाब से अब अदालत को भी फैसले देने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो एनसीबी बनी है वो बनी ही इस काम के लिए। अब एनसीबी को आप देखिए, एनसीबी के काम के तरीके पे सवाल उठ गया। आप 5-6 ग्राम ये चरस, अफीम, गांजा ढूंढते रहने के लिए हैं, या आप बड़ी खेप के लिए हैं जो मुंद्रा पोर्ट पे उतरती है, उसमें आपका कहीं नाम नहीं आता, उसमें आपका कहीं कोई काम नहीं दिखता। आप बस ये छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल पकड़िए, साफ करिए, बहुत अच्छी बात है, मगर उतना ही करिए। आर्यन खान के साथ हमारे सपोर्ट का मेन कारण जो है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को उतनी ही सज़ा दी जानी चाहिए जितना, और उसी तरह से दी जानी चाहिए जितना कि वो हकदार है, जितना कि उसका जुर्म है। हमें नहीं मालूम उनने जुर्म किया नहीं किया, कितना किया, मगर ये जो अदालत में एनसीबी ने पेश किए हैं दस्तावेज, उनके अनुसार इतना बड़ा जुर्म नहीं है। उसी एक्ट की जिसके तहत उनको बुक किया गया है, 64A कहती है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास अगर थोड़ी मात्रा में नशावर चीज़ें मिल भी जावें तो उसको कम मात्रा में, जैसे इस केस में उनके दोस्त के पास दिख रही है, वो उसको छोड़ा जाना चाहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाना चाहिए। उस पर मामला अदालत और जेल, थाने जाने का बनता ही नहीं है। आप पढ़िए जाके उस एक्ट को। तो ये पूरा एक गेम प्लान था समीर वानखेड़े जी के ऊपर और एनसीबी के ऊपर। नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपने खुलासे किए और एक बात दूसरी भी रख दी कि ये आपके ऊपर आरोप है। ये मामला अब यहाँ रुक नहीं रहा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को इसमें ये बात समझ में आ गई जो हम कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। पूरे टाइम अगर आप सुशांत सिंह वाले केस पर ध्यान देंगे और अर्णब गोस्वामी जी के चैनल पर जाके खुद उनको और उनके जो चंगू मंगू हैं उनको सुनेंगे, तो आप देखेंगे वो सुशांत सिंह वर्सेस उद्धव ठाकरे के बेटे पे करना चाहते थे। उनके लिए एक बहुत भद्दा शब्द यूज़ करते थे वो लगातार, और वो सलमान खान के विरुद्ध करना चाहते थे। उद्धव ठाकरे जी के विरुद्ध क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो सरकार से लिंक करके सरकार को मिलाइन करना चाहते हैं और सरकार की छवि को ख़राब करना चाहते हैं, ताकि जब वो अगर सरकार इसको गिरा दें तो जनता में उन लोगों के प्रति सहानुभूति ना हो, उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के प्रति। तो उनके बेटे को ही लेके पूरा वो कैंपेन चला, 2-3 महीने धाम धूम चला। उसमें वो एपिसोड 1 था, वो सेट हुआ। अब ये जो आया है इसमें एनसीपी है ना, ये नवाब मलिक साहब की पार्टी, उसकी तरफ से नवाब मलिक ने पहले ये कहा, उसको आकर शरद पवार जी ने भी इंडोर्स किया, और अब बाल ठाकरे जी और उनकी पूरी पार्टी भी उसको सपोर्ट कर रही है कि ये एनसीबी जानबूझ के बॉलीवुड को, महाराष्ट्र को, मुंबई को बदनाम करना चाहते हैं। तो इसके पीछे ज़रूर ये बात है कि वो अस्थिर करके कल को वो सरकार गिराते हैं तो क्या हो कि जनता उस गिरी हुई सरकार के प्रति बिल्कुल सहानुभूति नहीं रखे, या अगला जो चुनाव आता है, चूँकि दोनों का वोट बैंक लगभग एक सा ही है, तो बीजेपी ये चाहती है कि शिवसेना के वोट बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा सेंध मार सके इसके माध्यम से। तो ये दूसरी चीज़ है, इसलिए उद्धव ठाकरे जी भी वोकल होकर और शिवसेना सामने आकर बोल रही है। एक तिवारी साहब हैं शिवसेना की तरफ से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, एक तरह की याचिका है जो कि ये कहा गया है कि एनसीबी की कार्रवाई पर आप स्वतः संज्ञान लें, कॉग्निजेंस लें, जिसकी हमें उम्मीद बिल्कुल, मुझे तो नहीं है, उनको होगी। सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो कॉग्निजेंस लेगी, मगर हाँ ये बात ज़रूर हाईलाइट हो रही है और उसमें समीर वानखेड़े जी पे बहुत प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उनके मालदीव जाने पे, उनके दुबई जाने पे, जिसको उन्होंने इंटरव्यू में अपने बोल के इनकार किया, और थोड़ी देर बाद एनसीबी ने बोला कि भाई हमने ही उनको मालदीव और दुबई भेजा था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हैं ये सब साबित करते हैं कि समीर वानखेड़े जी दूध के धुले नहीं हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट को लिख के भेजी है इन तिवारी साहब ने, जो कि है शिवसेना से जुड़े हुए।
तो ये शिवसेना सरकार को अस्थिर करने वाली दूसरी बात थी। अब तीसरी बात यह है कि बहुत दिनों से लोगों को खलता है ये कि ये इंडस्ट्री वो है, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिस पे कि लोग लिबरल हैं। लिबरल बुराई नहीं होती है, आप अपने धर्म को, जाति को, भाषा को मानते हुए भी दूसरों का सम्मान करते हैं, इसको लिबरल बोलते हैं। तो लिबरल, कांग्रेसी मतलब खान जोड़ा के कांग्रेस जोड़ के, यानी मुस्लिम परस्त कांग्रेस ऐसा करके जो वो बोलते हैं, ये हो गए सारे वो लोग जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। भारत में एक ही धर्म यानी राइट विंग का, या जो जिसको ये हिंदू धर्म कहते हैं वो एक्चुअली है नहीं, ये इन्होंने हाईजैक कर रहे हैं ये उसको, उसका ही बोलबाला और वर्चस्व ना हो, ऐसे जो प्रयास करते हैं उन सब लोगों को, प्लस वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट जो हैं वो तो अपने राजनीति के एंगल की वजह से बिल्कुल इनके विरोध में होते ही हैं। तो इन सब लोगों को उन्होंने अपने टारगेट पर लिया हुआ है। इसमें सबसे अच्छा एंगल होता है क्योंकि हमारे देश की एक साइजेबल पॉपुलेशन है जिसका कि धर्म हिंदू है, और वो अब इन लोगों के दुष्प्रचार से, इतिहास से लेकर फिल्मों और सब चीज़ों पे लेके उसके दिमाग को ऐसा कर दिया गया है कि वो अब कुछ और सुन समझ नहीं सकते। वो कितनी बुरी से बुरी बात सुन लेंगे, मगर मुसलमानों हैं, वामपंथियों और कांग्रेसियों के या राइट विंग की विचारधारा के विरोधियों का बुरा हर हाल में देखना चाहते हैं, चाहे जो हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए शाहरुख खान के पिछले अनुभवों में हमारे पास अपुष्ट सूत्रों से खबर है कि सरकार की तरफ से कई प्रयास, बीजेपी की तरफ से कई प्रयास किए गए कि शाहरुख खान भी उनके पाले में उस तरह से आ जाएं, कम से कम जिस तरह से सलमान खान आए थे, पतंग उड़ाई फलाना, जिससे कि उन्होंने किसी तरह से बच गए, वो नहीं किया उन्होंने। तो ये बात साफ उनको चुभी हुई है, और उन्होंने एक पंथ दो काज देखते हुए शाहरुख खान को लिया, और तीसरा काज उसमें जोड़ा कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आने वाले हैं, अगर लोगों को महंगाई से, कोरोना में और यूपी की सरकार की आलोचना या विवेचना करने में कोई चीज़ों को कहीं कमज़ोर दिखे पार्टी, तो वो केवल भावनात्मक आधार पे जुड़ जावे इन लोगों के साथ। क्या हा क्या ठिकाने लगाया है, अब मूल्य को ठिकाने लगा दिया, वो भी इतने बड़े को, सही है। ये तो एक चीज़ है। साथ में यह है कि इस पूरी इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करना, उत्तर प्रदेश शिफ्ट करना नहीं है, वो उन लोगों के हाथ में देना है, गजेंद्र सिंह चौहान, ठीक है, हमारे बहुत सुंदर लेखन करने वाले गीतकार, क्या नाम है, कौन से हैं, प्रसून जोशी साहब। तो ये ऐसे कुछ लोग जो है, अनुपम खेर साहब, इनके हाथों में दिया जाए, क्योंकि उसमें जो कमाई है वो, उस पर इनकी नज़र है। किसी तरह से बॉलीवुड में वो तोड़ कर रहे हैं, अक्षय कुमार जी को न्यूट्रल टाइप का लाने की कोशिश कर रहे हैं, अजय देवगन को, और उस पैसों पे नज़र है, और उसको किसी तरह से तोड़ भोड़ के, नष्ट भ्रष्ट करके वो इधर लाना चाहते हैं। अब ये जो वो कर रहे हैं, इस वजह से ये सारा केस इस तरह से दिखाई दे रहा है जो हमारे सामने। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, जहाँ शाहरुख खान जाते हैं अपने बेटे से मिलने और मीडिया पे वो कवरेज आता है, तो एनसीबी फौरी तौर पे 2 टीमों को भेज देती है, उनके घर भेज देती है ताकि न्यूज़ कवरेज में ये आ जाए, और दूसरा रिया पिल्ले के पास भेज देती है ताकि ये लगे कि हाँ, वो कहीं से भी कोई दूसरा पक्ष आने ही ना पाए, वो कवर अप हो जाए, दिखे ही नहीं। तो हमें लगता था ये तीनों बातों पे बात करनी थी, हमने आज आपके साथ बात करी। हमारी कोशिश होगी कि हम इस ढंग से बातचीत करें जिसमें स्पष्टता हो, मगर अभद्रता ना हो, नीचता ना हो, और डिस्कस करें। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आप फीडबैक दीजिए, नहीं पसंद आया तो भी फीडबैक दीजिए। आप अगर मत से सहमत नहीं हैं तब भी आपका सम्मान है, जब तक आप उस घटिया स्तर तक ना जाएं जो कि अधिकतर राइट विंग के लोगों के बीच में आजकल देखा जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इस पे कोई अलग वीडियो बनाएंगे कुछ दिनों बाद। बाय बाय, टेक केयर।